इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया इस समय कार्बन एमिशन में कटौती करना चाहती है और फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी को भी घटाना चाहती है। और इसका सबसे ज़्यादा नायाब और कारगर ऑल्टरनेटिव बनकर उभरी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हाय, मैं हूँ उपासना और आप मुझे सुन रहे हैं शुद्ध देसी स्टार्टअप पॉडकास्ट में। आज इस एपिसोड में हमारी कोशिश होगी इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्रोथ को समझने की। ईवी स्टार्टअप्स की स्ट्रैटेजी क्या है, वो आगे क्या प्लान कर रही हैं, उन्हें क्या चैलेंजेस इस समय फेस करने पड़ रहे हैं और उनका रोड मैप क्या है। आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं राज मेहता, जो ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फाउंडर हैं। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ इस एपिसोड में। So first of all, thanks Upasna for letting me on the platform of your story here. आप 12 साल के थे जब आपने पहली बार एक ऐसा डिवाइस इनोवेट किया जिसको अगर हम नॉर्मल बाइसाइकिल जो हम लोग अपने बचपन में चलाया करते थे उसमें अगर हम अटैच कर दें तो वो एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बन जाती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अभी रिसेंट के मुझे लगता है 4-5 सालों में बहुत एग्रेसिवली इवॉल्व होना शुरू हुआ है। लेकिन आपने 12 साल की उम्र में ही इस इनोवेशन को क्रिएट किया, बनाया। आपके दिमाग में ये आइडिया उस वक़्त आना किस चीज़ की वजह से स्पार्क किया था, ये आइडिया आपको डिपेंड किया था, बनाया कि आपने क्या सोचकर बनाया था? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि क्या आइडिया आया, कैसे ये हुआ। So first of all, I have a quote which I learned from my life's experience, and it is, when the curiosity gets cured, the innovation takes birth. So एक जिज्ञासा का समाधान एक आविष्कार को जन्म देता है। उसी तरह से मेरा एज 12 साल का था जब मेरा अपना बाइसिकल लेकर के आना जाना होता था। I was not able to figure out how I can make my drive effortless, and उसी खोज में निकलते चले गए और ये समाधान की प्राप्ति हुई। और उसी तरह से जब पब्लिक का डिमांड आना शुरू हुआ, बिजनेस का डेफिनेशन है सप्लाई एंड डिमांड। सो by introducing the product, we had generated the demand, and after all, the business is the supply. So first of all, I made the bicycle for myself, कि जिस बाइसिकल को मैं पेडल लेके डेली आता जाता था, जहाँ पे भी मुझे जाना होता था, उसी को मैंने इलेक्ट्रिक बना दिया, जिससे कि मुझे बिना पेडल आना जाना संभव हो सके। साथ ही साथ हमने उसको ध्यान रखा कि दैट इट गेट्स इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमी फ्रेंडली। सो इको फ्रेंडली मीन्स कि आप पर्यावरण को भी नुकसान ना दे, एवं इकोनॉमी, बिकॉज मैं 12 साल का था, मेरा कोई आमदनी नहीं था, तो मैं उसी को ही ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फ्यूल डिसाइड किया, बिकॉज पेट्रोल के लिए मुझे डेली 50 या 100 रुपए का खर्चा करना होता, और जो कि मेरी तब ना पॉकेट मनी थी ना उतनी आमदनी थी। सो बस उसी को ही ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल का चूज किया, एंड आई मेड द बाइसिकल दैट वाज अ हाइब्रिड वन, सो यू कैन ड्राइव इट बाय द पेडल एज वेल एज बाय द इलेक्ट्रिक, बोथ आर द मोड ऑफ फ्यूल। और ये कौन से साल की बात है? It was in near 2000, in between from 2013 to 2015. ओके। सो अगर मैं 2013-14 का अपना टाइम अगर याद करूँ तो मुझे जितना याद है इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, कि होती होगी बट एक लिमिटेड तबके में। लेकिन अब जितना नॉर्मल हो चुका है वो दिखाता है कि एज़ अ कंट्री हम लोगों ने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर के कितना ज़्यादा इवॉल्वमेंट एक्सेप्ट किया है, कितना ज़्यादा हम आगे बढ़े हैं, कितना उस पर हम काम कर रहे हैं, ना सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। आपके हिसाब से उस वक़्त से लेकर के अब एक अगर हम टाइमलाइन देखें तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा मैच्योर हो गए हम एज़ अ कंट्री, एज़ अ स्टेक होल्डर्स, एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लाइक जो पहले का टाइम था, द एरा ऑफ 2013, 2015 एंड द ग्रोइंग एरा, so you will find the major companies which are leading today in the market, they had established their footmarks, मतलब कि उन्होंने अपनी नींव जो है वो उसी एरा में रखी थी, उसी उसी दौरे में रखी थी, कि जो आज काफी मुख्य भूमिका निभा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। उस वक्त जो स्टार्टअप शुरू होने के नंबर्स थे वो बहुत कम थे कंपेयर टू टुडे, बिकॉज उस वक्त जो स्टार्टअप्स हो रहा था वो व्हीकल बनाने का हो रहा था, जिसके अंदर लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे मटेरियल को और प्रोडक्ट बना के सेल करते थे असेंबल करके। आज जो स्टार्टअप इंडिया में हो रहे हैं या जो पिछले कुछ समय में हुए हैं, ताजा समय में, वो सारे एंसिलरीज को लेकर के हैं। मतलब कि अगर राज बाइक बनाने के लिए तैयार है तो एक नया स्टार्टअप तैयार हो रहा है, वो बोल रहा है मैं इसका ब्रेक शू बनाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं इसका हेडलाइट बनाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं इसकी बैटरी बनाऊंगा, और ये एक स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं।
किसी ने कहा मैं बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ जैसे आरएसए हो गया, रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, इन सभी में ईवी का कहीं ना कहीं मुख्य रोल है। अगर पिछले कुछ सालों की बात कहा जाए तो कंपेयरिंग विद द 2013 एंड 15। राज, आपने बहुत बड़े-बड़े की फैक्टर्स या फिर अगर मैं बोलूँ सेगमेंट्स का नाम लिया कि ईवी अकेले एक गाड़ी ही वो अकेली इंडस्ट्री नहीं है, जो एंसिलरी सेगमेंट आपने बोला कि उसको सपोर्ट देने वाले जो अदर सेगमेंट्स हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने आरएसए एक टर्म यूज़ किया, रोड साइड असिस्टेंस, वो क्या चीज़ है, उसको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? आरएसए जो है, इसका नाम में ही इसका मीनिंग क्लियर है, रोड साइड असिस्टेंस। हम लोग कभी भी कोई फोर व्हीलर परचेज करते हैं, कार वगैरह, तो उस वक्त है ना, वो उसी में ही 2000 या 4000 रुपए का कुछ दाम होता है, उसी में वो इंक्लूड रहता है। सो आरएसए में कस्टमर अगर रोड पे कभी भी फंसता है, तो आप जब कॉल करते हैं, तो उनके थर्ड पार्टी पार्टनर्स आकर के हमें हेल्प करते हैं। आरएसए मतलब आपका टायर पंचर भी इसमें कवर है। अगर आप रास्ते में खड़े हैं और आपका टायर पंचर हो गया, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, पंचर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल कॉल लगाना है और वो बंदा आएगा, नियरेस्ट जो भी उनका सर्विस एसोसिएट होगा, आ करके वो यहाँ करके जाएगा। जनरली 50,000, 80,000, 1-1 लाख लोगों का इनका टाई अप रहता है। जो भी छोटे छोटे मैकेनिक्स रहते हैं, इन सभी का टाई अप रहता है एक कंपनी के साथ, और वो कंपनी फिर हमारे साथ टाई अप करती है एज ए ओईएम। तो पहले ये था कि जो टायर पंचर तक सीमित था, बैटरी का जंप स्टार्ट के लिए था कि मेरा गाड़ी डिस्चार्ज हो गया है, मेरा चाबी निकल गया है, तो नया चाबी का कॉपी आ जाएगा। आरएसए के अंदर ये सारी चीजें कवर रहती है। नाइट स्टे भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं आरएसए के अंदर। तो उसी तरीके से अब ईवी का शुरू हो गया है। ईवी मीन्स कि मेरा गाड़ी अगर रास्ते में बंद हुआ है, अब ईवी की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए, तो चार्ज करना एक चैलेंज हो जाता है, जो कि अदर ईवीज है। लाइक व्हेन वी कंपेयर टू आवर कंपनी, वी हैड मेड दैट वेरी सिंपल एंड पॉसिबल थिंग कि किसी भी प्लग से चार्ज हो जाए। बट व्हेन वी कम टू द अदर कंपनीज, वहां पे ये है कि आपको स्पेसिफिक बैटरी का स्टेशन जरूरी है। तो उन्होंने बैटरी स्टेशन जितने भी इंडिया में उनसे टाई अप किया रहता है, और ये एक आरएस एक फैसिलिटी होता है जो कस्टमर के लिए ईज हो जाती है, जो कि ओईएम द्वारा टाई अप करके कस्टमर को ऑफर किया जाता है। समटाइम्स इट गेट्स पेड बाय द ओईएम इटसेल्फ, समटाइम कस्टमर नीड टू पे सेपरेटली फॉर द सेम। ओके, राज, आपने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई कि आपने आपने जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रही है आपकी कंपनी, उसमें आप लोगों ने ऐसा चार्जर दिया है जो किसी भी चार्जर से चार्ज हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है उसमें चार्जिंग फैसिलिटी को लेकर के बहुत बड़ा एक पार्ट रहा है, जिसको लेकर के क्वेश्चन उठते रहे कि कैसे पूरा वो नेटवर्क बिछाया जाएगा, कैसे वो सारी चीज़ें फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जाएँगी। और क्योंकि वो एक खास तरीके का प्लग है, जो चीज़ आपने सोची है वो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि वो एक स्टैंडर्डाइज़ेशन हो गया कि हर गाड़ी को उसी तरीके से बनाया जाए कि कोई भी चार्जर से वो चार्ज हो जाए, ताकि एक कन्वीनियंस रहेगा कि ऐसा नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन ही ढूँढना पड़ेगा, आप कहीं भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, बट अभी भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो अभी स्थिर नहीं है, जो कि सेफ्टी को लेकर के है, तो इस वजह से बैटरीज बनाने वाले जो है, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड कंसर्न विद द बैटरी। चार्जर जो है वो बैटरी से लिंक्ड है। चार्जर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट थिंग जिसको अलग से हम काम में ले सकते हैं। आपके पास कंपनी ए का प्रोडक्ट है, मेरे पास कंपनी बी का है, आपका नॉर्म्स कुछ अलग फॉल हो रहा है, मेरा कुछ अलग है, इस वजह से वो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। अगर हम देखें, मोबाइल इंडस्ट्री इतना पुराना हो चुका है हमारा, मोबाइल जो हम यूज करते हैं, सेल फोन, स्टिल आफ्टर 10-20 ईयर्स अब जाके अभी भी 2-3 प्लेयर्स हैं। अगर कहा जाए तो जो चार्जिंग पॉइंट रहता है, टाइप सी हो गया, और माइक्रो यूएसबी है, या अन्य तरह के रहते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, एंड ऑल्सो इट विल टेक द नीड a special help from the government to formalize and regularize the policies for the same thing. So it will take time, but yeah, it is good। ये अगर होता है तो यूजेबिलिटी बढ़ेगा, पब्लिक का जो अडॉप्शन है वो और भी बढ़ेगा। राज, आपको क्या लगता है कि आपने जितना क्योंकि ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है, ईवी की जब भी हम बात करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात नहीं कर सकते हैं। उसको उसके सपोर्टिंग पिलर्स बहुत सारे हैं, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। एक होल इकोसिस्टम है, जिसको साथ में डेवलप होना पड़ेगा, तब हम एक सक्सेसफुल पूरा का पूरा ईवी मार्केट अपना एस्टैब्लिश कर पाएँगे। आपको क्या लगता है कि इस वक़्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट कौन-सा है? इंडिया के अंदर अगर कहा जाए कि जो वी नीड टू फोकस मेनली, किसी भी देश में कोई भी चीज, तभी जैसे हमने इंडिया के बारे में बात कहा,
तो वो चीज तभी एक पुश और फोकस करके आगे जा सकता है कि जब गवर्नमेंट का भी पॉलिसीज उस फेवर में हो. यस, देर आर गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर बेनिफिटिंग टू द कस्टमर्स एंड टू द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. ओके, बट अभी है ना कि डिमांड तो और भी बढ़ रहा है, बट सप्लाई उसको फुलफिल हम नहीं कर पा रहे हैं. मीन्स सरकार का पीएलआई स्कीम जो है उसमें दोनों सेक्टर पे इन्होंने जोर दिया हुआ है. मतलब लाइक यू कंसिडर ईवी, दे हैड पुट अप अ वेरी गुड फोकस ऑन दैट. 15,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है मैन्युफैक्चरर को. मतलब एक स्कूटर के अंदर एटलीस्ट 2 किलोवाट का बैटरी यूज होता है. सो दैट इज नियर अबाउट 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए प्रति व्हीकल. ये मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है. बट स्टिल जो सेफ्टी नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में हम लोग वो प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं. बिकॉज हम लोग किसी एक तकनीक को डेवलप करने के लिए एक टाइम समय सीमा चाहिए होती है, निर्धारित समय चाहिए होता है. हम जब तक उस तकनीक को डेवलप करते हैं, अप्रूव करा के उसको मार्केट में लेकर के आते हैं, 2 से 3 महीने वो चलता है, फिर एक इशू क्रिएट होता है. उस वजह से गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देती है कि अब आप नई टेक्निक लेकर के आओ, ये नया होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो वो हम कंसिडर करते हैं कि वो जब तक फॉर्मलाइज नहीं होता है, तब तक ये इश्यूज और ये चैलेंजेस आते रहेंगे. बिकॉज एज ए इन्वेस्टर, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन समथिंग एज अ मैन्युफैक्चरर, आई वांट टू सी अ क्लियर रोड मैप कि मैं अपना 100 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ या 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ. तो मुझे वो सेटअप से अगले 5 साल या 1 साल तक वायबिलिटी आना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का. बट इफ यू लुक ऑन द प्रीवियस टाइमलाइन, हर 2 या 4 6 महीने में गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी अमेंडमेंट्स आ रहा है. और जिस वजह से काफी चैलेंजेस ईवी मेकर्स को फेस हो रहा है. वो चाहे फिर चार्जर का हो, वो चाहे बैटरी का हो, या वो चाहे व्हीकल को लेकर के हो. तो ये जो है चेंजेस जब तक स्टेबल नहीं होता है, तब तक ये टाइम स्ट्रगल वाला रहने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए. बट डेफिनेटली आई बिलीव टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री जो है वो काफी फ्लोरिश करेगा इंडियन मार्केट में. एज ऑफ नाउ काफी सारा लास्ट माइल मोबिलिटी जो कंपनीज है, दे स्टार्टेड यूजिंग इट. कि भाई पेट्रोल पंप तो 1 से 2 किलोमीटर के बाद आपको एक आ रहा है. चार्जिंग स्टेशन, व्हेन यू यूज अवर व्हीकल, एवरी प्लग इज योर चार्जिंग स्टेशन. जहां पे भी प्लग डाल दिया वो चार्जिंग स्टेशन है. तो इट इज मोर इजी टू यूज एंड अडॉप्ट द ईवी व्हेन सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर बीइंग इन द व्हीकल. राज, आपने टू व्हीलर्स को लेके बात की, ठीक है। अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो रूरल एरिया वाली है, और वो जो टू व्हीलर्स यूज करती है, ठीक है। और हम लोगों ने नो डाउट देखे हैं, टियर 1 सिटी में मैं रहती हूँ, मुझे मालूम है कि कोई भी लास्ट माइल डिलीवरी का कोई भी सर्विस हो, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही यूज कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं, जो हम जैसे रेगुलर पैसेंजर हैं, उनको अभी भी मैं फ्यूल वाले टू व्हीलर्स पर ही दिखती हूँ। मैं एक आध, मतलब बहुत ही रेशियो ऐसा होगा कि 100 में 1 मुझे ऐसा दिख जाएगा जो कोई अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हो। अदरवाइज़ वो पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी कंपैरेटिवली फोर व्हीलर्स मुझे दिख जाते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या वजह है कि ऐसी क्या वजह है कि टू व्हीलर्स उस नंबर ऑफ अ, व्हीकल्स में उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमको नहीं दिख रहा है, जैसे कि फोर व्हीलर्स का अडॉप्शन हो रहा है? क्या चीज़ यहाँ पर इश्यू बन रही है? मेनली तो है कि लाइक लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है, वो एक फैक्टर है जिसको मैं कंसिडर करना चाहूंगा इसमें. मार्केट में जो करंटली अवेलेबल है, बिकॉज सी, टू व्हीलर एक कॉमन मैन की सवारी ऐसा कहा जाता है, और वो माना भी जाता है. इट इज अ ट्रू थिंग, कॉमन मैन मूव ऑन द टू व्हीलर मोस्ट ऑफली. मार्केट में जो करंटली जो बड़ी कंपनीज स्कूटर्स लेकर के आ रहे हैं, वो लोग फीचर्स दे रहे हैं जो कि एक्चुअली कॉमन मैन का कॉमन नीड नहीं है. योर पर्पज ऑफ टू व्हीलर, इट इज टू मेक योर कम्यूट इजी फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस. अब उस कम्यूट में कंफर्ट जितना ऐड होता रहेगा, उतना कॉस्ट बढ़ता रहेगा फॉर द व्हीकल ओनरशिप. द नेक्स्ट थिंग कम अप हियर, इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विस कॉस्ट. इफ आई कंसिडर अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि दैट 1 लाख का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जिसमें 3 साल का वारंटी मिल रहा है, बट 3 ईयर के बाद में अगर 50,000 का बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसका, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि वो बंदा 1 साल के बाद अगर उसको रीसेल भी करेगा, ओके, तो 20,000 से ऊपर कोई उसको 20,000 भी नहीं देगा एटलीस्ट. बिकॉज जो खरीद रहा है उसको फिर 50,000 खर्चा करके नया बैटरी डलवाना है. देन टोटल कम्स टू 70,000 रुपीज. तो वाई अ पर्सन विल परचेज अ स्कूटर एट 70,000 रुपी विच इज ऑलरेडी 3 ईयर यूज्ड, जो नया ही 1 लाख रुपए में मिला था. सो
बैटरी कॉस्ट जब तक रिड्यूस नहीं होता है, जैसे अभी इंडिया के अंदर लिथियम का माइन मिला है, कुछ टाइम पहले पता चला कि इंडिया के अंदर भी रिसोर्सेज हैं इन जम्मू कश्मीर रीजन। सो वी एक्सपेक्ट कि इससे इंडिजिनाइजेशन बढ़ेगा, सप्लाई चेन का टाइम कम होगा, और इंडिया में जो डिमांड है ज्यादातर, उसको सप्लाई भी हम अच्छे से अच्छे रेट में फुलफिल कर पाएंगे। इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट अगर कहा जाए तो, और वो बेसिक है। तो जब तक उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कम नहीं करेंगे ना, वो फैक्टर बड़ा ही पिंग वाला है, बड़ा ही नोटिफाइंग है, तब तक वो चीज एक मुद्दा बन के रहेगा। लाइक ऑपरेशन कॉस्ट इज इजी, 10 पैसा पर किलोमीटर, बट आफ्टर सेल्स का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इक्वल होना चाहिए। 1 लाख की गाड़ी में 20-30 हजार रुपए खर्चा कर सकता है व्यक्ति आफ्टर 3 इयर्स। और फोर व्हीलर्स के साथ क्या सीन है, मतलब उनकी रीसेलिंग का क्या सीन है? सो इन द फोर व्हीलर, मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत इस पे व्यू है, कि अगर कहा जाए कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वर्सेस फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय जो है, फोर व्हीलर जो है वो हाइब्रिड होगा, एंड माइट बी शिफ्ट टू द कंप्लीटली हाइड्रोजन वन। जबकि ईवी जो है टू व्हीलर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल चीज है, और इंडिया में टू व्हीलर का जो मार्केट है, मेरा ये अपना पर्सनल प्रिडिक्शन है कि टू व्हीलर ईवी के अंदर बहुत अच्छा फ्लोरिश करेगा, बहुत अच्छे वे में इसका ग्रो होना है, जो हुआ भी है। इन द नोटिफाइड फिगर्स वी कैन सी दैट महीने का 60-70 हजार टू व्हीलर बिकना बहुत बड़ा नंबर है, मंथली जो सेल है। इंडिया के जो पिछले सालों के आप नंबर देखेंगे, 2013, 15, 18, 19, सालाना जो सेल है, ईयरली सेल वाज 1 लाख, 1 लाख साल का सेल है, जो कि अब महीने का होने को आ चुका है नियर अबाउट। तो 8 to 10 टाइम्स का ग्रोथ है नोटिफाइड इसमें। एंड ईवी फोर व्हीलर जो है वो अडॉप्ट हो रहा है, बट हाँ, इट विल बी इन द मिड सेगमेंट, बिकॉज जो लग्जरी ब्रांड लेके आ रहा है, 50 लाख 1 करोड़ का जो कॉस्ट है व्हीकल का, 80 लाख का है। सो द वन हु इज पेइंग 80 lakhs to own a vehicle, he can't spend 3 hours to charge that vehicle, कि 3 hours वो हाईवे पे कहीं खड़ा रह करके उसको चार्ज करेगा। डेफिनेटली दैट पर्सन वुड बी अ बिजनेसमैन पर्सन हु हैव अ वैल्यू ऑफ दैट टाइम, जब वो स्पेंड कर रहा है 80 लाख करोड़ रुपए उस पे, प्लस उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए चार्जिंग का लेकर के। जब तक ये पूरा डेवलप नहीं होता है तो ईवी फोर व्हीलर इज नॉट अ सक्सेसफुल प्लेयर। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है, और फ्यूचर में ये देखता हूँ कि ईवी फोर व्हीलर विल गो टू द हाइड्रोजन, आइदर अ हाइब्रिड वन। इट इज माई व्यू ऑन द सेम थिंग। ओके। और एक बहुत बड़ा बीच में इशू ये बना था, जैसा कि आपने ये भी बोला कि गवर्नमेंट लगातार पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं, कुछ इशू आता है फिर वो उसको ब्लॉक कर देती हैं। बीच में ऐसे न्यूज़ आई थी आग लगने की, कि जो टू व्हीलर्स थे उनमें ऑटोमेटिकली वो फायर कैच कर ले रही थी। वो कितना बड़ा इशू है, और कैसे उससे डील कर सकती है इंडस्ट्री, या फिर कैसे वर्क कर रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई-नई कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी जो ऑलरेडी पुराने प्लेयर्स हैं वो भी इस सेगमेंट में उतर रहे हैं, और जाने-माने नाम थे। लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर के एक एक कस्टमर को अगर अपनी जान का थ्रेट है, तो वो बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज बनेगा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करने में। और ये क्या चीज़ है जिसको डिकोड करना मुश्किल हो जा रहा है, कि हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं, या फिर वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाइज़ चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि उसपे काम नहीं हो रहा है। वो क्या की रीज़न क्या है इसके पीछे? किसी भी अ, वाहन में या किसी भी उत्पाद में हम लोग सेफ्टी को 100% गारंटी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ ह्यूमन एरर, कहीं ना कहीं कोई चांस रहता है, इट्स अ टेक्निकल थिंग। पर उसे अधिक से अधिक सरल और सेफ बनाया जा सकता है, वो मेरा मानना है। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अगर आप गौर करें कि जो हमारे मॉडल्स अभी लॉन्च हुए हैं हमारा कंपनी का, उसके अंदर हमने हर एक सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखा है, डेवलप किया है उस फीचर को। लाइक अवर व्हीकल है द रिवर्स फंक्शन, बट बीच में एक ईवी कंपनी का इशू हुआ था कि व्हीकल चलते चलते ही रिवर्स दौड़ने लग गया, और एक 30 या 40 की स्पीड पे जा रहा था, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बट व्हेन वी कंपेयर टू अस, तो हमने उसको डेवलप किया। वी हैड लिमिटेड अवर रिवर्स स्पीड, कि उसको चाह करके भी आप स्पीड पे नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। आपको व्हीकल रिवर्स लेके जाना है, यू नो नीड टू 10 और 15 का स्पीड। 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी काफी है, क्योंकि आपको तो पैर से जो धक्का लगाना है, वो एफर्ट अब रिड्यूस हो चुका है। साथ ही साथ हमने सेफ्टी के लिए हाईवे हजार्ड लाइट्स दिया है, कि जब भी आप हाईवे पे जाते हैं तो अवर व्हीकल है वो हाईवे हजार्ड लाइट, जिसे पार्किंग लाइट भी कहा जाता है। साथ ही साथ हमने साइड बजर भी दिया है, जब टर्न करते हैं तो इंडिकेटर जो रहता है,
तभी भी बजर टी पिंग करता रहता है, बजर रहता है जो। हमने एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी दिया है कि जिसमें ना केवल स्टेयरिंग लॉक होता है बट कि आपके टायर लॉक होते हैं। जो व्हीकल का टायर है वही जाम हो जाता है, तो व्हीकल को थेफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आइदर यू नीड टू पिक इट अप, दैट ऑल्सो क्रिएट साउंड। साथ ही साथ हमने 3 ड्राइविंग मोड्स दिया है, जिसके अंदर कस्टमर अपनी बैटरी की सेफ्टी खुद ही चेक कर सकता है, तय कर सकता है कि उसको किस लेवल में उसको चलाना है। जरूरत के अनुसार वो बैटरी की लाइफ को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात है, वो थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, बट उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमने इतना ईजी बनाया है कि हमारा चार्जर किसी भी नॉर्मल 6 एम्पियर के प्लग में भी लग जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि प्लग पॉइंट जो है कि आपका चार्जर क्या मेरी गाड़ी में लग सकता है, हमने चार्जर इतना इजी बनाया कि वो इंडिया के हर प्लग में लग सकता है। जो हमारा चार्जर है, उस चार्जर को जहां पे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, उसी प्लग में आप ग्रेटा व्हीकल जो है हमारा, उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। एंड द फाइनल पंच पॉइंट अबाउट द सेफ्टी, इट इज दैट कि लाइक कस्टमर का सुरक्षा ऑलवेज हमारे लिए सबसे पहले रहता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर बना रहा है कोई प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कस्टमर का सेफ्टी। खराब दिखे अच्छा दिखे वो बात का मैटर है, पहला है कस्टमर सेफ्टी। प्राइसिंग कुछ भी हो, मेन इज द कस्टमर सेफ्टी। और उसी को ही हमने ध्यान में रखते हुए IRDI अप्रूव्ड जो बीमा एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं, उन्हीं से ही हमने बीमा लिया हुआ है हर बैटरी का। ग्रेटा का अगर 1000 गाड़ी बिका है, 1 लाख गाड़ी बिका है, वो हर गाड़ी के अंदर जो भी बैटरी गई है, वो हर एक बैटरी इंश्योर्ड बैटरीज है, विच कवर्स थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव लायबिलिटी इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस का नाम है कि अगर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज होता है, तो उसका 40 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक का क्लेम मिलेगा उसको। दैट इज बाय द स्टैंडर्ड बीमा एजेंसीज विच आर approved by the IRDI. So we no need to worry about that. We put at very first glance. Human life have no value, but yeah, जो फाइनेंशियल लॉस है उसको जरूर कंपनसेट किया जा सकता है। राज, अगर हम बात करें तो प्राइसिंग की, जैसे आपने बात की कि सेफ्टी फर्स्ट रखी जाती है, लेकिन अगेन जैसा थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टू व्हीलर को उतनी ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी क्यों नहीं है, और आपने बोला कि कॉस्ट फैक्टर जो है, क्या लगता है आपको कि कितना टाइम लगेगा हम लोगों को जब हम वो प्राइस रेंज थोड़ा सा पीछे ले जाते उसको फ्यूल वाले सेगमेंट के बराबर ला पाएंगे? कितना टाइम लग जाएगा? टाइम आई कंसिडर इट इज एज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो आशाएं हैं, वो जितनी कम होती रहेंगी एक स्कूटर से, उतनी प्राइसेस कम होंगी। लोग स्कूटर के अंदर अगर गाना बजाना है उनको, जो उनका बेसिक मोड है कि एक जगह से दूसरी जगह, वो आवागमन का साधन है, उसमें अगर हम मनोरंजन का संसाधन जोड़ेंगे तो कीमतें तय हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं, आ, हमारा कंपनी का टैगलाइन इंडियाज अफोर्डेबल ईवी। सो देयर इज अ clear message going on. What is affordable? So the product can be cheap but can't be affordable. 1 लाख का स्कूटर आप परचेज कर रहे हो, शायद वो सस्ता हो सकता है, बट व्हेन यू परचेज द ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो अफोर्डेबल है, किफायती है। हाउ इट कम्स? वो 1 लाख के स्कूटर में आपका बैटरी 50,000 का लग रहा है, ओके। एंड व्हेन यू कंसिडर द ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर, our scooter cost is 41,999, in which the battery and charger customer can select एंड मेक द व्हीकल एज पर देयर ओन चॉइस। वो एक अपना कस्टमाइज्ड बुके बना के लेके जा सकता है। मुझे रोज का फ्लावर चाहिए, मुझे मोगरा चाहिए, ऑर्किड चाहिए, चाहिए वैसा बना सकता है। सो अ टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ अ ग्रेटा व्हीकल विथ 100 किलोमीटर रेंज, that will cost you not more than 70,000 rupee. How? Our charger cost is near about 3,500 to 5,000 rupee, whereas our competitors charger cost at least 10 to 15,000 rupee. वहीं एक बड़ा कॉस्ट आके खड़ा होता है। वी गिव द सेम वारंटी ऑफ 1 ईयर, द स्टैंडर्ड वारंटी टर्म्स, और हमारा चार्जर भी इजी है, किसी भी प्लग में आप लगा सकते हैं। बैटरी जो हमारा है, दैट कॉस्ट 20 to 30,000 रुपी। सबसे सस्ता वाला बैटरी 20,000 का है, जो टॉप मोस्ट बैटरी हो 30,000 का है। जो व्हीकल का कॉस्ट है, दैट इज 41,999। सो व्हेन यू कंबाइन दीज थ्री थिंग्स, the cost gets near about 70,000 rupee. So we are the best one to keep the customer at very first on the safety note कि safety first है। साथ ही साथ प्राइसिंग को भी ध्यान में रखा है कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। एंड नया बैटरी अगर 20 से 30 हजार में आ रहा है,
You can consider after 3 years of warranty completion, if customer want to replace the battery, he is very sure कि मैं तो नया बैटरी 30,000 में खरीद रहा हूँ आज, तो 3 साल के बाद when I exchange my old battery against that one, it won't cost more than 25,000 rupee. It depends. Versus the another company that is charging 50,000 rupee, 55,000 rupee or more. Because it is about the expectations. मैंने कहा वो आवागमन का साधन है, अगर उसमें हम मनोरंजन के संसाधन को जोड़ेंगे तो कीमतें बढ़ती जाएंगी उसी तरह से। आपको क्या लग रहा है कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोग उस चीज़ को भी समझने लगे हैं या फिर समझने में अभी टाइम लगेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करते हैं तो हमको मेन मोबिलिटी वाला इश्यू प्राइमरी फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसमें और कौन-कौन सी चीज़ें देख पा रहे हैं कि अच्छा इसमें ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है। वो जो एक कंज़्यूमर सेगमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो आप उसमें क्या शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको? डेफिनेटली, बिकॉज कंज्यूमर साइकोलॉजी जो रहता है, जो बाइंग पैटर्न है, वो चेंज होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा जैसे मेजरली अभी जो पुश है ना ईवी को, वो है लास्ट माइल एग्रीगेटर्स जो है, जो फूड एग्रीगेटर्स हो गया, जैसे कुछ कंपनीज है प्राइवेट, तो वो कंपनियों ने अभी अपनी जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको कम करने के लिए ईवी परचेज करना शुरू कर लिया है। सो नाउ दे आर लीस्ट बोदर अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने बताया, मनोरंजन संसाधन। जो पर्सनल यूजर है, जो खुद के लिए परचेज करना चाह रहा है, जिसके लिए 1,00,000-1,50,000 रुपए एक सामान्य फिगर बन के आता है, they prefer to purchase that high-end models. They not go with the affordable, they go with the luxury. And when it comes to the affordable one, then it comes to our brand. So it depends how the customer taste is. And currently it is scattered completely. There is no company in the India which can claim that मेरा इतना market share है. It is all scattered. When you go to a चाय वाला शॉप, चाय वाले का शॉप पे जाके अगर हम पूछेंगे यार ईवी लेना है कौन सा लिया जाए, सो वहां पे 4 लोग खड़े होंगे, चारों अलग नाम कहेंगे आपको। सो इट इज द करंट सिनेरियो ऑफ ईवी मार्केट। बट यही चीज अगर आज से 5 साल पहले देखी जाए, उस वक्त 4 में से 2 को तो पता ही नहीं था कि नाम क्या है, कौन सी कंपनीज हैं। सो इन दरमियान अभी वो चारों को नाम पता है पर अलग अलग नाम पता है। एंड आई बिलीव आने वाले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद उनको एक ही नाम पता हो, दैट दे वुड बी वेरी श्योर कि व्हीकल लेना है, अफोर्डेबल लेना है, ओके सो ग्रेट, आई गो विद इट। सो इट डिपेंड्स हाउ the customer think about, how the company put effort to create the awareness. अब मैं बात करती हूँ अगर कि स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक कंपनी, क्योंकि बहुत वर्टिकल है इसमें, कोई एक सिंगल वर्टिकल नहीं है कि आपने गाड़ी गाड़ी बनानी शुरू कर दी, जैसे आपने बोला बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर कोई स्टार्टअप उस फील्ड में आ रहा है तो क्या उसके लिए जो प्लॉट है वो इजी कन्वीनियंट है कि वो अगर बिजनेस आइडिया लेकर के आ रहा है तो अब वो आसानी से शुरू कर पा रहा है, या फिर अभी भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हैं इंडिया में? और बाहर के कंट्रीज़ में क्या सीन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? Electric vehicles are doing good overall कहा जाए globally। अगर चाइना का बात किया जाए तो चाइना हैव completely domination about टू व्हीलर ईवी। वहां पे टू व्हीलर इज इक्वल टू ईवी, वही वहां पे फॉर्मूला है। मोस्ट ऑफ टू व्हीलर्स देयर, मे बी आई कैन से 80% पीपल आर यूजिंग ईवी टू व्हीलर्स देयर एट चाइना। एंड स्टार्टअप की पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो यस, जो गवर्नमेंट का स्कीम्स अभी नया नया निकल के आ रहा है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, इवन इन द रिसेंट बजट वी कैन सी द सेम थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 15% का स्लैब दिया गया है। सो इफ यू आर रजिस्टरिंग योर कंपनी, योर इनकम टैक्स स्लैब इज 15%। फॉर मी, फॉर एनी ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, जो भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, 30% का स्लैब घट करके अगर 15% को लागू होता है तो इट इज 50% रिडक्शन इन द इनकम टैक्स। तो काफी अच्छा है। बाकी काफी सारे सपोर्टिव स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं इंडिया में। और विदेश के अंदर मैं कहूँ तो वहां पे भी अडॉप्शन ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे गवर्नमेंट ने जो तो समय पे स्कीम्स निकाली थी उस वजह से लोगों को बेनिफिट मिला और अभी वो लोग काफी अडॉप्शन की तरफ है। इंडिया में अभी उसको थोड़ा और भी टाइम लगेगा। आप तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, आपको क्या सिनेरियो लग रहा है कि कितना टाइम आएगा जब हम ग्लोबल लेवल पे मतलब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएँगे, एक स्टैंडर्ड कंट्री? ऐसा ही नहीं कि बस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिमांड होगी कि इंडिया से गाड़ियाँ जा रही हैं, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक, और एक स्टैंडर्ड ब्रांड होगा कि इंडिया की गाड़ी आ रही है, एक्सपोर्ट आ रही है। वो नाम बनने में भी हमको कितना टाइम लग जाएगा? उस नाम बनने में मेरा दृष्टि से 3 साल और लगेगा।
in a very crisp, clear answer. 3 year it will take more. Then India will be a good exporter of the EV two-wheelers, definitely. ओके राज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हमारे और उम्मीद करते हैं आपसे जब हम दोबारा जुड़ेंगे तो ये जो टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है वो काफ़ी हद तक अचीव हो चुका होगा और हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे शायद अपनी इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की इकोसिस्टम की जर्नी को। बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए योर स्टोरी हिंदी के इस खास पॉडकास्ट सीरीज़ शुद्ध देसी स्टार्टअप में जुड़ कर के और इस पूरे सेगमेंट को समझाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो शुद्ध देसी स्टार्टअप में ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने राज के साथ समझने की कोशिश की कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर हम इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्लोबल लेवल का बनाना चाहते हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने स्टैंडर्ड को कितना हाई करना होगा, किन चीज़ों पर काम करना होगा, तब हम अपने आप को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल का सेगमेंट पेश कर पाएंगे। और साथ ही इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत आम बनाने में, घर घर तक पहुंचाने में, टियर 2-3 के शहरों में पहुंचाने में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है और वो कैसे दूर की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर के साथ और एक नई थीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।